हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार। एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। इसके पहले 11 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एडमा क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके वहां से पिकअप कीजिए और बाकी सारे लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके पहले ये देख लेते हैं कि हमारे क्लासेस की शेड्यूल क्या क्या है। तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो रोज़ सुबह 8 बजे आपको मध्य प्रदेश का जीके जीके की क्लास मिलती है, जो कि देशांत सर आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो इनकी क्लास लेना ना भूलिए। नेक्स्ट, भूगोल की अगर बात करें तो रोज़ सुबह 9 बजे चलता है। और पता है, भूगोल तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो और सुबह 10 बजे की हम बात करें, सुबह 10 बजे रोज़ राज्य व्यवस्था की क्लासेस चलती हैं, जो कि कृष्णा सर आपकी क्लास ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक आर्टिकल को समझा रहे हैं आप लोगों को। इनकी क्लास ज़रूर लीजिए। और शाम को 3 बजे एप्टीट्यूड की क्लास चलती है। ये पूरा शेड्यूल आप याद रखिएगा ताकि कोई भी क्लास मिस ना करें। बेल आइकन को तो आप ज़रूर प्रेस किए होंगे, इससे आप लोगों को खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाता होगा सारी क्लासेस का। आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज की क्लास में हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तथा उसी का एक पार्ट सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। देखिए, अगर ड्रेनेज पैटर्न में अपवाह तंत्र में हम ये देखें कि इन भारतीय नदियों के बारे में देखें तो भारत की नदियाँ दो भागों में विभाजित होती हैं। हिमालय की नदियाँ एक हिमालयी नदियाँ या हिमालय की नदियाँ, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ को दक्षिण भारत की नदियाँ भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ। अगर हम इसमें हम बात करें तो जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, ये इसके मेन तीन रिवर तीन रिवर प्रमुख हैं इसमें। एक सिंधु नदी, हिमालयन रिवर की तीन नदियां प्रमुख हैं। एक सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर हम हिमालयन रिवर की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों से कंपेयर करें, तो ये नदियाँ जो होती हैं बहुत ही लांग होती हैं, बड़ी नदियाँ होती हैं एज कम्पेयर टू द प्रायद्वीपीय नदियाँ, तथा ये वर्ष भर प्रभावित होती रहती है। मतलब इनको 12 मासी नदियाँ बोला जाता है, हिमालयी नदियों को। क्योंकि इन नदियों में क्या होता है कि रेनफॉल की वजह से फेड होती रहती है, मतलब भरती रहती हैं। रेनफॉल इनको मिलता है, तथा जो बर्फ़ होती है, स्नो मेल्ट होती रहती है। स्नो पिघल के, मतलब बर्फ़ पिघल के इनमें मिलती रहती है, जिससे हमेशा वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं। और ये नदियाँ जो होती हैं वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं, ठीक है, सूख जाती हैं। तो अगर, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो सब ग्लेशियर से निकली हैं, ठीक है, हिमनदों से निकली हैं, जिसकी वजह से वो हिमनद मेल्ट होते हैं और लगातार लगातार इनका प्रवाह जो होता है उनकी वजह से बना रहता है। तो अगर हम हिमालयन रिवर की और बात करें तो हमें पता है कि जहाँ पे आज हिमालय है, जहाँ पे आज, एक मिनट, स्क्रीन, जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नत भी इसको बोलते हैं। टेथिस सागर या टेथिस, क्योंकि सागर को भूसन्नत भी बोलते हैं। टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नत ही हुआ करता था। तो हुआ क्या कि जब हिमालय का उत्थान शुरू हुआ, तो देखिए, हिमालय के उत्थान के पूर्व भी कुछ नदियाँ प्रेजेंट थी, कुछ नदियाँ प्रवाहित होती थी, जैसे सिंधु, सिंधु, सतलज, सतलज और
ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय के उत्थान के पूर्व भी प्रवाहित होती हैं और अब भी प्रवाहित होती हैं। अब ये तीनों नदियाँ लगभग मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं तथा टेथिस सागर में जाके अपना जल गिराती थी। जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ी, बल्कि ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं। हिमालय को काटती रहीं अर्थात हिमालय को काटने से क्या हुआ कि उनमें एक गहरी घाटियों का निर्माण होने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो बृहद हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण हो गया। ठीक है, गहरी और संकरी मतलब बहुत ही संकीर्ण संकरी घाटियों का निर्माण हुआ। इन घाटियों को बोला जाता है गार्ज। इन घाटियों को क्या बोला जाता है? गार्ज। गार्ज या इसी को बोला जाता है कैनियन। कैनियन या बोलते हैं आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी ये तीनों पूर्ववर्ती नदी हैं। ये हिमालय के उत्थान के पूर्व से ही प्रवाहित होती आई हैं। तो अगर हम और क्या हुआ, जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये हिमालय को धीरे धीरे काटती रहीं और गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण की। उन घाटियों को गार्ज बोला जाता है। गार्ज को कैनियन या फिर आई आकार की घाटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये गार्ज जो हम गार्ज की बात कर रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें गार्ज का अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पे गिलगिट के समीप जो है सिंधु नदी पे कौन सा गार्ज है? सिंधु गार्ज है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने मिला सिंधु गार्ज का। एक सिपकिला गार्ज जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहाँ से सतलज नदी जो है भारत में इंटर करती है, भारत में प्रवेश करती है सिपकिला गार्ज से। तो सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे मिलेगा। दिहांग गार्ज की बात करें, दिहांग आपको देखने को मिलेगा। दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको दिहांग गार्ज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ गार्ज के एग्जाम्पल हैं या घाटियों के, सकरी घाटियों के एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में सिंधु गार्ज आपको मिला, दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे मिला, सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे मिलेगा आपको। ठीक है, और यहीं से सतलज नदी जो है सिपकिला गार्ज से ही भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें तो देखिए, सिंधु नदी की हम बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत। देखिए, कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये क्या है? काराकोरम ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला। 1 मिनट, ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का ही तिब्बत में अगर विस्तार देखें तो कैलाश पर्वत के नाम से हुआ है। ठीक है, और कैलाश पर्वत के उत्तरी ढलान में तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसके समीप बोखरचू ग्लेशियर है।
बोखरचू बोखर सॉरी बोखरचू बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, अगर इधर से ऐसे आ रही है तो इस साइड क्या हुआ, राइट मतलब दाएं साइड, ये दायां साइड हुआ, दायां भाग, और इधर बायां। ठीक है, ये हुआ बाएं साइड। तो अगर हम देखें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र मानी जाती है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, तथा भारत में अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो कितना है, 709 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है सिंधु नदी की। ठीक है, जल ग्रहण एरिया की अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जल ग्रहण एरिया है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर सिंधु नदी जो है जल ग्रहण करती है, जिसमें अगर भारत में देखा जाए तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 3,21,284 किलोमीटर स्क्वायर। इतना भारत में जल ग्रहण क्षेत्र सिंधु नदी का है। अब अगर ये देखें सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के अगर हम बारे में बात करें, देखिए दोस्तों, सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर से बोखारचू हिमनद से निकल करके इस तरह से कुछ तिब्बत से होते हुए भारत में लद्दाख होते हुए नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से देखिए घूम जाती है, घूम के दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के एकदम बीचों बीच होते हुई कराची से होते हुए ये सीधे जाके अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, अगर ये देखें तो ये अपना ज़्यादातर अंश जो है पानी का वो पाकिस्तान में प्रवाहित करती है, इसलिए पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी मानी जाती है सिंधु नदी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें, सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और ये पांचों जहाँ पे मिलती हैं वो वहाँ पंचनद का निर्माण होता है। और पंचनद किसको बोला जाता है, पंजाब एरिया को बोला जाता है, पंजाब क्षेत्र को बोला जाता है पंचनद, क्योंकि इसका निर्माण 5 नदियों से हुआ है। ठीक है, फिर ये पंचनद से होते हुए ये पूरा जल जाके सिंधु में गिरा देते। तो ये 5 सिंधु की सहायक नदियां हैं, और भी सहायक नदियां हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए, अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की हम बात किया जाए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास में, तो चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब है। ठीक है, और ये जो है 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा। चेनाब 2 प्रमुख नदी चंद्रा तथा भागा, 2 मतलब सहायक नदियों से मिलकर बनी है चेनाब नदी। ये सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। ठीक है, और अगर हम बात करें तो चेनाब, रावी और ब्यास की बात करें, चेनाब, रावी और ब्यास की बात करें तो ये कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास जो है भारत के हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। अब बारी बारी से अगर हम ये देखें, इन 5 सहायक नदियों के बारे में अगर हम थोड़ा और जानें तो झेलम के बारे में अगर देखें तो झेलम जो है ये कश्मीर के दक्षिण में
कश्मीर के दक्षिण पूर्व में बेरीनॉग झील से झील से क्या झेलम नदी निकलती है तथा इसकी दो सहायक नदियां हैं कन्हार और किशनगंगा। झेलम की सहायक नदियां हैं जो कि झेलम में ही मिल जाती हैं और इस तरीके से ये आगे चली जाती है और जाके चेनाब नदी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट तो चेनाब नदी की बात करें, झेलम की बात हो गई, चेनाब की बात करें अगर तो चेनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बड़लाचा पास या बड़लाचा दर्रा से ये निकल के जाकर रावी नदी से आगे मिल जाती है। चेनाब कहाँ से निकलती है? बड़लाचा दर्रा से निकलती है। बड़लाचा दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम रावी की बात करें, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप कुल्लू का, देखिए रोहतांग दर्रे के समीप अगर देखें कांगड़ा जिले में कुल्लू हिल्स के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे के समीप कांगड़ा जिले के कुल्लू हिल्स से निकलती है रावी नदी और जाके चेनाब नदी के साथ मिल जाती है, मतलब चेनाब में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और अगर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और ये ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास यहीं पे क्या है? ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से निकल के जाके सतलज में मिल जाती है। तो ब्यास रिवर एक ऐसी नदी है मतलब कि जो कि भारत से ही स्टार्ट हुई और भारत में ही जाके अपना जल गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, पांचवी सहायक नदी सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी का उद्गम स्थान देखें तो ये कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर लेक के समीप ही, मानसरोवर झील के समीप है राकस झील से इसका उद्गम होता है, किसका? सतलज का। और फिर ये तिब्बत से होते हुए भारत में शिवकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तथा फिर ये भारत से होते हुए ये जाके पंजाब में जाके मतलब पंचनद का निर्माण करती है। मतलब झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास के साथ मिल जाती है और पंचनद का निर्माण होता है तथा इसके बाद इन सब का जल जो है एक साथ आगे बढ़ता है और जाके सिंधु नदी में जाके अपना जल पूरा ये लोग गिरा देती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें सतलज नदी पे कुछ परियोजनाओं के बारे में अगर हम देखें तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पे ही बना है तथा इसके वजह से पंजाब और हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है और वहाँ का अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चेहरा ही बदल गया है और खेती का। ठीक है, खेती का पूरा चेहरा ही बदल गया है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। झेलम जो नदी है, झेलम को विस्तता भी बोला जाता है। पुराना अगर इसका नाम देखें तो विस्तता। अभी हम सारे जितने भी झेलम, चेनाब, रावी हैं उनका हम आगे सबका नाम देखेंगे और किन नाम से इनको बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट अगर देखें, वैसे अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो इतना जान लें, झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ उपनदियों के बारे में, अगर हम बात करें, देखिए सिंधु नदी फ्लो हो रही है। ठीक है, ये सिंधु नदी जा रही है तो सिंधु नदी ऐसे अगर जा रही है तो इधर क्या होगा? दायां साइड होगा। इधर क्या होगा? बायां साइड, बायां। तो अगर हम दाएं से देखें तो दाएं से कुछ अगर सहायक नदियों की बात करें, उप सहायक नदियां, तो भारत में श्योक नदी तथा नुब्रा नदी
ये दो सहायक नदियां हैं जो कि सिंधु में जाके मिल जाती है। आगे अगर हम जाएं तो पश्चिम से आती हुई गिलगिट नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु में, जिसकी गहराई 5200 मीटर के आसपास है, जो कि सबसे अधिक गहरा है। ठीक है, तो ये गार्ज का निर्माण करती है गिलगिट। आगे अगर बढ़े तो स्वात नदी आके इसमें मिल जाती है, काबुल नदी आके मिलती है। ये सारी क्या है, उप सहायक नदियां हैं। कुर्रम नदी, तोची, गोमल, कंधार और झोब नदी, ये क्या हैं, ये सारी उप सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। और किधर से, दाएं साइड से। बाएं साइड से अगर बात करें तो बाएं साइड से अगर देखें तो जास्कर, ये देखिए जास्कर आपको देखने को मिल रही है, जास्कर नदी। ठीक है, और सोहन नदी, ये क्या है, बाएं साइड से उप सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। अब देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कुछ दोआब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ब्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब बनता है। कहाँ है ब्यास, ये है ब्यास और ये है सतलज। इसके बीच जो देखिए दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच जो हमारा समतल मैदान होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। तो बिस्त दोआब जो होता है ब्यास और सतलज के बीच में है। फिर अगर ब्यास और रावी के बीच में देखें, ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब बनता है वो बड़ी दोआब है। ठीक है, इसको बड़ी दोआब बोलते हैं इस पूरे को। नेक्स्ट अगर देखें रावी और चेनाब के बीच में, रावी और चेनाब नदियों के बीच में जो दोआब का निर्माण हो रहा है उसका नाम रचना है, रचना दोआब है। और छज दोआब की अगर हम बात करें तो चेनाब और झेलम, ये चेनाब है, चेनाब और झेलम के बीच बन रहे दोआब को छज दोआब बोला जाता है। और सिंध सागर दोआब जो होता है झेलम और सिंधु को, ये झेलम नदी हुई और ये सिंधु, झेलम और सिंधु के बीच में दोआब का निर्माण हो रहा है। ये पूरा कहलाएगा आपका सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो ये कुछ नोट पॉइंट करके हम लिखे हैं। देखिए गोविंद सागर डैम सतलज नदी पे है। गोविंद सागर डैम अगर पूछे तो, या फिर भाखड़ा नागल डैम पूछे तो कहाँ पे है, सतलज नदी पे है। झेलम पे उरी है, उरी कहाँ पे है, उरी डैम कहाँ पे है, झेलम नदी पे है। देखिए ब्यास नदी हमेशा याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि पूरी तरह से भारत में ही बहने वाली नदी के नाम बताएं, या सिंधु की वो सहायक नदी का नाम बताएं जो पूरी तरीके से भारत में ही बहती है, तो वो कौन सी, ब्यास नदी है। ठीक है, और इसका जल अंत में कहाँ पे मिल जाता है, सतलज नदी में मिल जाता है। वो मैं आपको मैप में अभी दिखाया ही था पूरा। बिस्तता की अगर झेलम नदी की बात करें तो झेलम का जो वास्तविक नाम पहले मिलता है वो बिस्तता के नाम से झेलम को जाना जाता है। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, रावी को परुष्णी के नाम से जाना जाता है, ब्यास को बिपाशा के नाम से जाना जाता है, सतलज को शतद्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झेलम को एक बार और देख लीजिए, झेलम को बितस्तता, चिनाब को चंद्रभागा, रावी को परुष्णी, ब्यास को बिपाशा, सतलज को शतद्रु नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडस ट्रीटी वाटर 1960 में ये क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया द मैनेजमेंट ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर, जो पूरब की तरफ 3 बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ब्यास, रावी, सतलज, पूरब की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं, इनका जो मैनेजमेंट दिया गया है वो इंडिया को सौंपा गया है। और 3 वेस्टर्न जो रिवर हैं, पश्चिमी जो रिवर हैं जैसे सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका मैनेजमेंट पाकिस्तान को सौंपा गया है। लेकिन साथ ही ये भी बोला गया है कि वेयर एज बोथ कंट्रीज शेयर द वाटर ऑफ द ऑल रिवर, दोनों ही कंट्री क्या है, वाटर को शेयर करेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वाटर अब उनके एरिया में है तो वो रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इंडिया जो है केवल 20% वाटर यूज कर सकती है टोटल इंडस वाटर सिस्टम का, मतलब सिंधु जल तंत्र का केवल 20% वाटर जो है इंडिया यूज कर सकती है।
और ये 20% के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस किस फील्ड में आप यूज कर सकते हो। जैसे पीने के लिए यूज कर सकते हो, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, विद्युत परियोजनाओं में हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी भी रिवर का पानी जो है डाइवर्ट कर दें, ठीक है, या फिर कन्वर्ट कर दें किसी और रूट में। तो उसका रूट हमें डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं है। और इसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, जो कि सेटअप एज ए बायलैटरल कमीशन सेटअप किया गया टू इम्प्लीमेंट द मैनेज द ट्रीटी। इस पूरे समझौते को मैनेज करने के लिए एक बायलैटरल परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, ठीक है। और उसके तहत ये आपसी जो विवाद था वो टला, ठीक है। तो ये आपसी विवाद को टालने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। और कब बनाया गया? 1960 में बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो पूर्व की तरफ 3 बहने वाली नदियां हैं, जैसे ब्यास, रावी और सतलज, इनका मैनेजमेंट इंडिया को दिया गया। और जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, इंडस, चेनाब तथा झेलम, पश्चिम की ओर वाली जो नदियां हैं, उनका पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन दोनों ही कंट्री वाटर को शेयर करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको डाइवर्ट कर दें, रूट को डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं है। भारत को 20% वाटर यूज करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वो 20% को ड्रिंकिंग, इरिगेशन, स्टोरेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ एडमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तथा टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जिससे कोई भी क्लास PDF या फिर क्विज़ या अदर जो भी मटेरियल होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं मैनेजमेंट टीम के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।